Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we are going to start with the letters part. Now only 3 chapters remaining. So हमारा आज का जो चैप्टर है वो है करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स. मेंबर्स के साथ कैसे लेटर कम्युनिकेशन होता है, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम लेटर लिखते हैं मेंबर्स को. मेंबर्स आर द शेयर होल्डर्स एंड दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. तो एज अ एम्प्लॉय हमारी क्या जवाबदारी है जब हम अपने मालिक से बात कर रहे हैं, हम ओनर से बात कर रहे हैं, है कि नहीं. तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 93. पेज नंबर 93, चैप्टर नंबर 6, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स. करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स. तो जैसा कि मैंने बताया, मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. और ये जो शेयर होल्डर हैं यही क्या है, को ओनर्स. और हम कौन है, वी आर सेक्रेटरी. और सेक्रेटरी कौन होता है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम अपना कम्युनिकेशन मेंबर्स के साथ कर रहे हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, दे आर द ओनर, वी आर द एम्प्लॉय. तो क्या लीगलिटी है, किस तरीके से हमें लेटर लिखना है, कौन सी बातों को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम इन्हें लेटर लिखेंगे, और कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पर हमें उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है. तो इंट्रोडक्शन में देखिए वही बात की गई है, ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली लेटर से स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में बताया गया, शेयर होल्डर आर दी ओनर्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी. एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब हम सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे हैं. द सेक्रेटरी कम्स इनटू कांटेक्ट विथ ऑल द मेंबर्स थ्रू करस्पॉन्डेंस. तो हम लेटर के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द मेंबर्स. तो सेक्रेटरी का काम क्या है, वो एक लिंक है किसके बीच में, डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में. द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट दिस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बाय करस्पॉन्डेंस. तो करस्पॉन्डेंस के थ्रू, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो शेयर होल्डर तक पहुंचाया जाएगा. तो हमें कैसा रहना है, कॉशियस रहना है, सावधान रहना है, ठीक है, एंड केयरफुल while corresponding with the members of the company. तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, सबसे पहले बात हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए. कैसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, करेक्ट. एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आप एक सेक्रेटरी हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेटर के थ्रू उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होने चाहिए. दैट मीन्स ओनली फैक्ट शुड बी रिटन. कोई रूमर आपको वहां पर नहीं स्प्रेड करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहां पर जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, बराबर है. अच्छा, नंबर 2, आपका जो लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, ल्यूसिड लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं विनम्र, कर्टियस लैंग्वेज आपको यूज करना है. क्यों, क्योंकि आप कंपनी के ओनर से बात कर रहे हैं और आपका ये जो लेटर है वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं. तो जब कोई आपका लेटर रीड करेगा उसके माइंड में कंपनी का ख्याल आएगा. तो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग टू शेयर होल्डर और एनीवन एल्स, उनके माइंड में कंपनी का एक इमेज क्रिएट होता है. तो हमको कंपनी की इमेज को और बढ़ाना है, उसके गुडविल को और बढ़ाना है, तो हमें ल्यूसिड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए. तो यहां पर उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड. इसका हमको ध्यान रखना है कि बहुत कमर्शियल जार्गन है, बहुत टेक्निकल वर्ड है जो मतलब जनरली कॉर्पोरेट यूज करते हैं. तो ऐसे वर्ड को नहीं यूज करना है, हमको सिंपल लैंग्वेज, ल्यूसिड लैंग्वेज, ऐसा वर्ड यूज करना है जो सामने वाले को समझ में आए, है ना. तो इस तरीके के वर्ड्स का सिलेक्शन हमें लेटर राइटिंग के दौरान करना चाहिए. प्रॉम्प्ट रिस्पांस. प्रॉम्प्ट रिस्पांस मतलब अगर किसी ने हमसे कोई क्वेरीज पूछी है तो हमें उसका तुरंत जवाब देना चाहिए. अगर आपको जवाब नहीं पता है, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज कीजिए कि आपका लेटर हमें मिल गया है, उसकी जवाब की हम तैयारी कर रहे हैं, विद इन ए वीक और 2 आपको आपके लेटर का आंसर मिलेगा. एटलीस्ट जब ये आप कंफर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करते हो तो शेयर होल्डर आश्वस्त हो जाता है कि हाँ चलो मेरा कम्युनिकेशन तो वहां तक पहुंचा ना,
मुझे 1-2 हफ्ते में जवाब मिल जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता है, और इससे क्या होता है, कंपनी का गुडविल और बढ़ता है। शेयर होल्डर के माइंड में, मेंबर के माइंड में एक ये ऐसा आवाज उठेगा कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे लेटर का तुरंत जवाब दिया। तो हमें कोई डिले नहीं करना चाहिए लेटर के जवाब देने के लिए। सीक्रेसी, हमारे और शेयर होल्डर के मेंबर के बीच में क्या बात हो रही है, या कंपनी के कुछ जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, ये सब बातें बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसका हमें ध्यान रखना है। द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर। मेंबर को जो कॉन्फिडेंशियल, भले ही वो ओनर है कि नहीं, बट शेयर होल्डर कैसे होते हैं, शेयर होल्डर तो अपना शेयर बेच के किसी दूसरी कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं, बराबर है ना। तो उनको फ्लेक्सिबल होने का ऑप्शन है। ऐसे केस में जो डिसीजन मेकर होते हैं, दे आर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के कोर डिसीजंस लेते हैं, बराबर है। तो ऐसे समय पर जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो जब आप मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली, मतलब चतुराई से, answer some letters without giving any secret information to the secret information of the company। कंपनी का बिना सीक्रेट इंफॉर्मेशन दिए चतुराई से आपको उनके लेटर का क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। और फिर बात कर दिया गया पोलाइटनेस, विनम्रता। अभी दो चीजें आ गई इसमें। एक पॉइंट कौन सा था, ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब सिंपल, ल्यूसिड लैंग्वेज मतलब सिंपल। आपको सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो समझ में आए। और दूसरा पोलाइट, पोलाइट क्या है, कर्टियस, मतलब विनम्रता से आपको बात करना है। तो यहां पर आपको सिंपथी या रिस्पेक्ट ऐसा शो करे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो करे, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. आपको किसी का कंप्लेन आया तो आप भी भड़क मत जाओ, है ना। उसका भी दिमाग गर्म है, आपका भी दिमाग गर्म है, तो फिर क्या होगा, उधर विस्फोट होगा। बेटर बी पोलाइट, सामने वाले को समझो और उसकी तरीके से आप आंसर करो। रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स। तो किसी के साथ भी आपको रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा कहा गया है कि अगर आप रूड लैंग्वेज कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, यू मे विन द कन्वर्सेशन, आप कन्वर्सेशन जीत जाओगे, बट यू विल लूज पीपल, बट उस इंसान को आप हार जाओगे। नेक्स्ट टाइम से वो कस्टमर, वो क्लाइंट, वो शेयर होल्डर, वो मेंबर आपके पास वापस आएगा नहीं। भले आप कंट्रोवर्सी जीत जाओगे, हाँ ठीक है, आपने सारी लीगल बातें बोली, सारी ट्रू पॉइंट बोले, सारी अच्छी बात बोली, लेकिन आप कस्टमर हार गए, आप शेयर होल्डर हार गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको रूड लैंग्वेज, कितना भी सामने वाला हार्श हो, है कि नहीं, लेकिन आपको वहां पर पोलाइट लैंग्वेज यूज करना चाहिए। लीगल मैटर्स, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या लीगल मैटर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हमें ये लीगलिटी ध्यान रखना है कि डिविडेंड विद इन 30 डेज पहुंच जाना चाहिए। गेटिंग इट। तो ये लीगल एस्पेक्ट है। तो ये लीगल एस्पेक्ट आपके जहन में होना चाहिए while writing letter. The secretary should compulsorily follow relevant provisions of the Companies Act 2013 with latest amendment and other relevant laws while corresponding with member. तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं लॉ के अंदर, वो सब आपके जहन में होने चाहिए जब आप लेटर लिख रहे हैं। While drafting these letters, if necessary, secretary should consult with legal advisor on certain matter. कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लैंग्वेज में या कहीं लीगलिटी में कुछ फर्क पड़ सकता है, तो आपको किससे एडवाइस लेनी चाहिए, जो एडवोकेट है कंपनी का या जो लीगल कंसल्टेंट है ना, उससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए कि मुझे ये लेटर ड्राफ्ट करना है तो इसका लैंग्वेज में कैसे यूज करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप जो भी कुछ लिखोगे ना, वो एक एविडेंस के तौर पे काम आने वाला है कि नहीं। नंबर 7, कंसिडरेशन। द राइटर शुड ड्यू the importance and consideration to the reader and consider the problems of the member. आप सिर्फ अपने बारे में बात मत बताइए, आप सिर्फ कंपनी के बारे में बात मत बताइए, आप
शेयर होल्डर को भी कंसीडर कीजिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको डिविडेंड कम मिल रहा है ना, तो आप गिराना चालू कर देते हैं कि नहीं, कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, हाई टैक्स पे करना पड़ता है, कंपनी को आगे ग्रो करना है, ऐसे में हम आपको ज्यादा डिविडेंड कैसे दें। ये तो आप सब कंपनी के बारे में बता रहे हैं, बट आप कुछ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचिए, उनको भी कंसीडर कीजिए, उनके क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, व्हाई दे वांट मोर डिविडेंड, वो भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है, while sending negative reply he should draft these letters more carefully। कहीं पर अगर नेगेटिव रिप्लाई है, कहीं पर आपको ना बोलना पड़ रहा है, अगर किसी मेंबर का काम नहीं हुआ तो उसको कैसे रिप्लाई देना, ये भी आपको आना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट मेंबर शुड नॉट बी हर्ट, उसको हर्ट ना हो, उसको वो दुखी ना हो। Secretary should make the member feel that the management honestly regret refusal। तो अगर आपने कोई चीज कहीं पर ना बोला हुआ है, उसका काम नहीं हुआ, तो आपको ऐसा दर्शाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को बुरा लग रहा है कि आपका काम नहीं हुआ, वी आर फीलिंग वेरी रिग्रेट, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में, अपने लेटर में। नंबर 8, इमेज ऑफ द कंपनी। जब भी आप लेटर लिखें, आप ध्यान रखें आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना अच्छा लैंग्वेज होगा, जितना ल्यूसिड होगा, जितना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, उतना इमेज इंक्रीज होगा, है ना। आपने प्रॉम्प्ट रिप्लाई किया, बट आप सोचो आपने कोई इंफॉर्मेशन में गलती की, मिस्टेक किया, आपने गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया, या आपने जो लेटर का रिप्लाई है, 1 महीने से आपने लेटर का रिप्लाई दिया ही नहीं, तो ये एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है ऑन द माइंड ऑफ मेंबर, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubt, queries, and difficulties in a polite and courteous manner. Okay. तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक कस्टमर का और सेलर का। सपोज कम्युनिकेशन हो रहा है और जो पर्टिकुलर बॉस है वो बहुत भड़का हुआ है। क्यों? जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसने लगभग 4 महीने से जो सब्सक्रिप्शन फीस होता है या जो उसने परचेस किया हुआ है उसका अमाउंट ड्यू है, वो पे नहीं कर रहा है ना, डेटर से पैसे मांगने हैं। अब वो पैसे मांग मांग के थक गया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसको एक लेटर भेजा जाए। तो उसने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला कि लिखो। सेक्रेटरी ने लिखना चालू किया कि बोलिए सर। अब बॉस बोल रहा है कि हमारा बिजनेस नया नहीं है, हम पिछले 25 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और आज तक हमें आपके जैसा कस्टमर मिला नहीं जो इतना पैसा देने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपसे पैसा मांग करके दर्जनों टाइम में रिटर्न आया हूं, लेकिन आपने पैसे दिए नहीं है। मुझे इस बार कुछ भी करके आपसे पैसे चाहिए। अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मुझे कोई लीगल एक्शन सोचना पड़ेगा। ऐसा बॉस ने बोला। वो बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, बट जो सेक्रेटरी है वो समझदार है। अब सेक्रेटरी ने बॉस का इंटेंशन समझा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज रिकवरिंग मनी, डेटर से पैसा निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी लेटर को सेक्रेटरी ने थोड़ा मॉडिफाई किया। रिस्पेक्टेड सर, as our relation in the business is not new, you are very precious and old customer of ours। आप हमारे बहुत पुराने और बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हैं, and we are having an exchange from last 4 to 5 years, and from last 4 to 5 years there not have been any problem with the payment of yours। आपके पेमेंट सर्कल में या मोड ऑफ पेमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, but in the current situation we are looking that your payment is not as we want, जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। Might be you have tried from yourself or your side that we should get
our payment on timely basis, but we haven't received it yet. अभी तक हमें मिला नहीं. देखो हम ये नहीं बोल रहे कि आपने पैसा नहीं दिया, हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमें पैसा मिला नहीं. आपने ट्राई किया होगा बट अभी तक हमें मिला नहीं. देखो बात एक ही है, आपने नहीं दिया, हमें मिला नहीं, दोनों बात एक ही है, बट बोलने का तरीका अलग है. मैं ऐसा बोलूं कि आपने पैसे नहीं दिए और मैं ऐसा बोलूं कि मुझे पैसा नहीं मिला, है ना, तो सामने वाले को कर्टसी समझ में आती है. We want to provide you better services in the future, and we want to keep this relation ahead. हम इस रिलेशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं. So please try to understand the situation. We are in need of fund, and this particular situation, your support is very much needed. आपका जो सहायता है उसकी बहुत जरूरत है. थैंक्स अ लॉट ऐसा करके आपने लिखा और लास्ट में आपने मेंशन कर दिया लुकिंग फॉर द पॉजिटिव रिप्लाई, है कि नहीं. तो सोचो पहले जो बॉस ने लेटर बोला था और अभी जो सेक्रेटरी ने लेटर लिखा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं. और सामने वाला जब इसको रीड करेगा तो हो सकता है कि वो पिघल जाए, उसको लगे कि नहीं ठीक है इतना बोल रहा है तो हमको पेमेंट कर देना चाहिए. गेटिंग इट एवरीवन? सो लेट अस चेक ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है, कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पर सेक्रेटरी को मेंबर से करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है. तो आपको पता है अलॉटमेंट लेटर हम इशू करते हैं जब भी हमने शेयर क्या किया है, अलॉट किया या नहीं किया तो हमको देना पड़ता है रिग्रेट लेटर. शेयर सर्टिफिकेट इशू करते तब हम लेटर देते हैं, बोनस इशू करते तब हम लेटर देते हैं, ठीक है ना. राइट शेयर अगर शेयर होल्डर को मिल रहा है तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है. डिविडेंड दे रहे हैं तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है. डिविडेंड मैंडेट अगर फिल करना है ना, अगर हम सामने वाले से फॉर्म फिलअप कराते हैं कि ये जो डिविडेंड है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाए, तो डिविडेंड मैंडेट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करना है या ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिफ्यूज करना है. एजेंडा और जो नोटिस है वो शेयर होल्डर तक पहुंचाना है जनरल मीटिंग का. नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, ऐसे केस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है. रिप्लाई टू सर्टेन क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर, या उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है. लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर है ना, जो सक्सेसर हैं, जो वारिसदार हैं, उनको अगर कोई लेटर लिखना है ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ठीक है, तो ऐसे केसेस है जहां पर हमको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो यहाँ पर कुछ लेटर्स हमारे सामने स्पेसिमेन दिए गए हैं, जैसे लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, एक तो डिविडेंड वारंट के थ्रू और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है. फिर है बोनस शेयर के लिए लेटर और रिप्लाई लेटर टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड. अगर किसी मेंबर ने ऐसा क्वेरी किया कि हमें बहुत कम डिविडेंड मिल रहा है तो उन्हें क्या रिप्लाई दें, उससे रिलेटेड लेटर हमको लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहला जो लेटर है यहां पर ऑन पेज नंबर 95, लेटर का हेडिंग जो है वो है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. तो आप इसको सब्जेक्ट लाइन पे रीड कर सकते हैं. ठीक है, so let us start with the letter part. first letter issue of share certificate, letter head आपको दिया हुआ है, नेम ऑफ द कंपनी कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड. फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया है A/30 अरोरा टावर्स MG रोड कंपाउंड पुणे, और जो भी पिन कोड है CIN, तो CIN नंबर हमको पता है, ठीक है ना, ये कैसे डिजिट में होना चाहिए वो आपको वहां पर प्रोवाइड करना है. ठीक है ना. इसके बाद फोन नंबर दिया है, फैक्स दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है. तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी बातें आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट कुछ चीजें अगर आपने मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा. ठीक है, उसमें क्या क्या हो जाता है, जैसे CIN नंबर ये आपने मेंशन नहीं किया तो ठीक है, नॉट अ बिग डील.
देन आपने फैक्स नंबर मेंशन नहीं किया, फोन नंबर मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग ये आपको जरूर करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है, एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। वेबसाइट एड्रेस आपने दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया, अच्छी बात है। और नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद डेट का होना बहुत जरूरी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट डेट अ लेटर इज नॉट अ लेटर, इट्स अ ड्राफ्ट, ये सिर्फ फॉर्मेट हो जाएगा, इसलिए डेट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जब आप डेट मेंशन करते हैं तो आप डेट देखिए यहां पर किस तरीके से इन्होंने डेट लिखा हुआ है। डेट लिखने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज टुडेज डेट? टुडे इज 30th September 2020, राइट। अभी यहां पर हमने क्या यूज किया? हमने डे, मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट यूज किया, यस, ये फॉर्मेट यूज किया। बट कई बार क्या होता है, जब सिर्फ आप इतना मेंशन करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ना डेट लिखने के तरीके अलग होते हैं। अभी जो यूएसए है, यूएसए में फॉर्मेट क्या यूज किया जाता है? वहां पर पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डे और फिर ईयर। गेटिंग इट? तो यहां पर उनको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसा लिखा हुआ है ना। अगर किसी ने सपोज लिखना है 5 जून 2020, तो यूएस में कोई इसको कैसा रीड कर सकता है? इसको लोग रीड कर सकते हैं मई 6, है ना। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लैरिटी देना है। तो यहां पर आप जब भी मंथ लिखें वो वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। गेटिंग इट? तो यहां पर वर्ड्स में जब आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टुडेज डेट क्या है? 30th September। अभी कोई कोई सितंबर को भी क्या कर देता है? सेप्ट, है ना, और फिर 2020 ऐसा लिख दिया। या ऐसे लिख सकते हैं 30th September 20। तो ये सब भी आपको ना नहीं करना चाहिए, फुल फॉर्म यूज करो, है ना। अभी जनवरी है तो उसको किसी ने लिख दिया जान, फेब्रुवरी को लिख देते हैं फेब, मार्च को लिख देंगे मार, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। एक प्रोफेशनल तरीका होता है लेटर लिखने का कि आप फुल इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करें। तो ध्यान रखें, जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप वहां पर फिक्स करेंगे और इसी तरीके से हमेशा आपको डेट मेंशन करना है, बराबर है। इसके बाद बात करते हैं रेफरेंस नंबर की। व्हाट इज रेफरेंस नंबर? तो जो भी लेटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है जिसे हम बोलते हैं इनवर्ड लेटर, और दूसरा जो लेटर ऑर्गेनाइजेशन से जाता है उसे हम बोलते हैं आउटवर्ड लेटर। ये लेटर हमें सेव करके रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो उसका अगर हमको फाइलिंग करना है हार्ड कॉपी, तो वो जो लेटर होता है ना उसको एक नंबर देना पड़ेगा, तो प्रॉपर फाइलिंग उसका हो सकता है। और जब आपको उसका जरूरत है आप उस पर्टिकुलर डेस्क में जाकर के उसको वो फाइल सर्च करके उसमें से वो लेटर ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि अरे पता नहीं कहां रख दिया था अभी मिल नहीं रहा है, तो प्रॉपर नंबर दिया जाता है। तो उसके अंदर आप जब लिख रहे हैं एग्जाम में तो आप अपने हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं शेयर सर्टिफिकेट, और आज की तारीख है 30/2020, ऐसा मैंने एक नंबर दे दिया, या यहां पर मैंने दे दिया डी। तो ऐसे एक रफ रेफरेंस नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आपके हिसाब से आप क्रिएट कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जैसा लगता है। सर मैं अगर यहाँ पर N31 लिख दूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेफरेंस ही दे रहे हो, आपको याद रखना है,
ठीक है ना। तो रेफरेंस देने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतने डिजिट होने चाहिए, यही लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपने सीधा लिख दिया C302, यही रेफरेंस नंबर है तो है, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे आपको रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करना है। फिर आ जाता है यहां पर एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो यहां पर जो रिसीवर है उसका फुल एड्रेस लिखेंगे। मे भी हो सकता है न्यू पोर्शन के हिसाब से आपको एग्जाम में ही दिया हो कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस क्या है। ओल्ड पोर्शन में तो नहीं दिया होता था, बट न्यू पोर्शन में हो सकता है आपको दिया होगा, न्यू पेपर पैटर्न में। अगर नहीं दिया है तो हम अपने मन से किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे, एक अपने हिसाब से आर्टिफिशियल हम एड्रेस क्रिएट करेंगे और वहां पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट लाइन, व्हाई यू आर राइटिंग लेटर। फिर आपका कंटेंट आ जाता है डियर सर, या आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, तो जनरली जब हम शेयर होल्डर से बात करते हैं वी यूज टू राइट डियर, बराबर है। और जब हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, चेयरमैन से, मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करते हैं तो हम वहां पर रेस्पेक्टेड सर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो डियर सर ये प्रॉपर सैल्यूटेशन हो गया। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपको बताया जा रहा है, एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था एप्लीकेशन नंबर 50 में, आई एम हियर बाय ऑथराइज टू इश्यू यू अ शेयर सर्टिफिकेट। मैं आपको क्या दे रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा हूं। द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज। ये जो शेयर सर्टिफिकेट मैं सेंड कर रहा हूं वो 15 दिन में आपको आ जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। जब से मैंने ये लेटर सेंड किया है उसके 15 दिन में आपको मिलेगा। टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस, कहां मिलेगा, जो आपने एड्रेस रजिस्टर कराया है, कहां पर कराया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, है ना। तो जब भी आपने एप्लीकेशन दिया और रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका जो एड्रेस लिखित है वो रजिस्टर पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको ये शेयर सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा। फिर आपको क्या दे देना है, डिटेल दे देना है। डिटेल ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलोज। सो आपने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए टेबुलर फॉर्मेट बना लिया। क्यों बना दिया, ताकि ये समझने में आसानी हो, बस वही है। आप थियोरेटिकल भी इसको लिख सकते थे, बट सामने वाला देखते ही समझ जाए, इसके लिए आपने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया कि आपने लिखा वहां पर फोलियो नंबर, तो 1006, मतलब हमारे रजिस्टर में ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कौन से पेज नंबर पे है। ठीक है, तो फोलियो नंबर आ गया। देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जो शेयर सर्टिफिकेट पे नाम अंकित होगा, नंबर अंकित होगा, वो हम लिखेंगे। डिस्टिंक्टिव नंबर इज गिवन, मतलब टोटल नंबर 100 है तो हर एक शेयर का अपना एक अलग नंबर है। तो 301, 302, 303, 304 ऐसा करते करते 400 तक है। तो स्टार्ट से एंड कहां तक आपका शेयर है वो हमने बता दिया। और टोटल नंबर ऑफ शेयर ये कितना है, 100, ये हमने बता दिया। और लास्ट में क्या लिखा, इट शैल ऑलवेज बी आवर एंड एवियर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, मतलब ये हमारा प्रयास होगा। देखो मैंने मेंशन करके रखा है आपके लिए, इसका मीनिंग क्या है, हमारा ये प्रयास होगा कि हम आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें ऑल द टाइम। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। और सिग्नेचर किसका आने वाला है, सेक्रेटरी का। तो आपको लास्ट में अपना जो पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी वो वहां पर दिखाना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो इस तरीके से आपका एक लेटर कंप्लीट होता है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। ये जो लेटर है ये आपको 5 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का कंटेंट दिलाता है। ये 5 से 8 मार्क्स तक के लिए आपको पूछा जा सकता है और आपने ये सारी चीजें लिखी है ना। फॉर एग्जांपल जो 1 मार्क है वो तो आपको पहले एड्रेस 1 2 3 इस पे मिल गया, ठीक है। और बाकी के जो 2-3 मार्क्स है, सपोज 8 मार्क्स का लेटर है तो बाकी सब में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपने ये जो कंटेंट लिखा है इसके ऊपर 2-3 मार्क्स होते हैं और बाकी सब पे 1 मार्क्स होता है, ठीक है। या नए पोर्शन में अगर इसे रिड्यूस कर दिया गया है तो इसको 0.5 मार्क्स सब जगह दिया जाएगा और बाकी इसको 2 मार्क्स दिया जाएगा जो कंटेंट ऑफ द लेटर है। और आपने सारी चीजें प्रॉपर लिखी हैं तो आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। सपोज ये 8 मार्क का लेटर है तो आपको पूरे 8 मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं।
तो लेटर सबसे इजी पार्ट है आपके एग्जाम का। जनरली ज्यादातर चीजें सेम होती है, सिर्फ जो कंटेंट है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी सब जगह लेटर हेड होता है, सारी जगह पर डेट मेंशन करना होता है, सारी जगह पर इनसाइड एड्रेस होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट का सैल्यूटेशन, ये सब सेम है ना। तो 2 से 3 मार्क तो इजीली आपके ऐसे ही बन जाते हैं। और बाकी के जो रह गए 3 से 4 मार्क, वो किस पे डिपेंड करता है? वो बॉडी ऑफ द लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग इट एवरीवन? तो जब आप लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है कि आपको 2 साइड से मार्जिन दी गई है ना। एक तो आपका क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन, ठीक है। ये जो मार्जिन रेड लाइन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके नोटबुक में है, ठीक है। और दूसरा आपका एक टॉप वाला मार्जिन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज योर टॉप मार्जिन, ठीक है। दिस वन इज योर टॉप मार्जिन। अभी आप स्टार्ट कहां से करें, कैसे करें? तो सबसे पहले आप यहां पर टॉपिक मेंशन कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो भी क्वेश्चन है आपने यहां पर लिखा सॉल्यूशन, और हमें क्या लिखना है? तो जो लेटर का नाम है ना, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एक ओन मार्जिन ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर आप लेटर लिखेंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से, टॉप मार्जिन से, बॉटम मार्जिन से और राइट हैंड साइड के मार्जिन से थोड़े थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। तो लाइक दिस, आप क्या करेंगे, पेंसिल से एक ऐसे मार्जिन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, टॉप मार्जिन से थोड़ी दूरी, राइट हैंड साइड से थोड़ी दूरी, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं इसको हाफ, और ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो इतना आपको डिस्टेंस वहां पर मेंटेन करना है। गेटिंग इट एवरीवन? इसके बाद आप लेटर हेड में कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में कंपनी का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली वहां से मेंशन करिए। और अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई भी एक फनी नेम, थोड़ा सा डिफरेंट नेम आप सिलेक्ट करके, है ना, सारे लेटर्स के लिए बाय हार्ट कर लीजिए, कि आपको बार बार सोचना ना पड़े, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा लिखता हूं नेम ऑफ माय कंपनी, आबा बाबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। आपको क्या कर देना है, आपको इसको अंडरलाइन कर देना है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। और इसके बाद आप लिखेंगे रजिस्टर्ड एड्रेस। सो रजिस्टर्ड एड्रेस, ये आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं N31,
सौंदर्य बिजनेस पार्क, आनंद विहार, चेंबूर, मुंबई। जो आपको पिन कोड लगता है, नॉट नेसेसरी कि करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग एड्रेस हमें क्या मेंशन करना है? वी कैन मेंशन फैक्स नंबर, फोन नंबर एंड रेफरेंस नंबर, ठीक है। फैक्स नंबर में आप 022 पुट करके 59823697, ऐसे कोई भी 8 डिजिट आप पुट कर सकते हैं। ओके, और आप वेबसाइट एड्रेस भी पुट कर सकते हैं, लाइक www.abababa.com, ठीक है। और अगर आपको लगे तो यू कैन राइट ईमेल एड्रेस एज वेल। ओके, रेफरेंस नंबर में मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एन इशू ऑफ शेयर 30/2020, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। इफ यू वांट यू कैन अंडरलाइन इट। अच्छा, इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इनसाइड एड्रेस। तो आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं टू, आप किसे लिख रहे हैं? आप मेंबर को लिख रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? सो आई कैन राइट मिस्टर, सपोज मेरे माइंड में नाम आया जेठालाल, so जेठालाल गड़ा। वी विल ऑल्सो मेंशन डेट ओवर हियर। अगर आपने डेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब डेट DATE नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट डेट आपको मेंशन करना है, लाइक टुडेज डेट 30th September 2020। ओके, तो कुछ लोग ऐसा डेट मेंशन करते हैं, तो ये डेट अगर आपने नहीं लिखा, मैं वो बोल रहा हूँ, वो चलेगा, बट ये जो पर्टिकुलर डेट है ये आपको मेंशन करना है। गेटिंग इट? तो जो आपने डेट मेंशन किया उसे भी आप क्या कर दें, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लग रहा है उसमें मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं ना, उसको आपको क्या करना है, प्रॉपरली अंडरलाइन करना है।
तो हम एक अपना जो आर्टिफिशियल एड्रेस है, ठीक है, वो यहां पर मेंशन करेंगे। लाइक A 230 गोकुल धाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई 40065। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लेटर अभी एंड नहीं हुआ है, तो मैं जो बॉटम लाइन है उसे निकाल रहा हूँ। जब तक आपका लेटर एंड नहीं होता है आपको ये बॉटम लाइन पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या शो करना है अभी, सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट इशू ऑफ शेयर। सब्जेक्ट आपका हो गया इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर हम क्या दे रहे हैं, हम शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे जो हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद सैल्यूटेशन आ जाता है, तो सैल्यूटेशन पॉइंट पे वी विल राइट डियर सर, दिस इज to inform you that as per your request, dated। अभी हम ऐसा यहाँ पर दिखाएंगे कि उसने रिक्वेस्ट किया था और इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो आज का तारीख जो है वो 30 सितंबर है, तो हमको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है। तो लगभग हम क्या करेंगे, जो गैप है वो 10 डेज से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो उनका जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो रिक्वेस्ट किया था 20 सितंबर को, ऐसा हम यहाँ पर समझेंगे। डेटेड 20 सितंबर 2020, कमा एप्लीकेशन नंबर 95। I am hereby issuing you share certificate which shall reached, reached की जगह हम delivered वर्ड यूज कर सकते हैं, which shall be delivered to you within 15 days of receipt of this letter।
तो हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने बताया कि ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि जो आपका एप्लीकेशन था उसके मुताबिक मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं, जो आपको 15 दिनों में पहुंच जाएगा। जब से हमने ये आपको लेटर लिखा है वहां से ये 15 दिन काउंट किए जाएंगे, है ना। फिर हम बता देंगे आगे कंटेंट के बारे में। द कंटेंट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो जो कंटेंट है हम ऐसे बताएंगे उनको। तो अभी हम जो रिक्वायर्ड टेबल है इंफॉर्मेशन के लिए वो प्रिपेयर कर लेंगे। सो पेंसिल से आप एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए उसे ड्रॉ कर देंगे। तो क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंदर चाहिए, जब आप शेयर सर्टिफिकेट सेंड कर रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहला होना चाहिए फोलियो नंबर। व्हाट इट शुड बी, फोलियो नंबर। इसके बाद आप पुट कर सकते हैं शेयर सर्टिफिकेट नंबर। देन यू कैन पुट distinctive number of the share certificate, from and to, तो डिस्टिंक्टिव नंबर के बाद आप वहां पर एक्स्ट्रा एक आपको चाहिए, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या है या पेड अप वैल्यू क्या है। आप ऐसे कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड आप कितना इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर बताना है तो नेम ऑफ द शेयर होल्डर ऐसा भी आप बता सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन यू। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फोलियो नंबर, देन वी विल हैव शेयर सर्टिफिकेट नंबर, then we have distinctive number, here you will write from and to। बराबर है। then you can write here number of shares and face value
पर शेयर, ये भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट। तो फोलियो नंबर कोई भी आप नंबर एक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जैसा ठीक लगता है। जैसे 398 आपने ऐसा मेंशन कर दिया। सर्टिफिकेट नंबर भी 1028। लेकिन जैसे नंबर ऑफ शेयर होता है, सपोज हमने यहाँ पर 200 नंबर ऑफ शेयर लिखा, तो यहाँ पर फ्रॉम और टू के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 200 का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 501, तो नेक्स्ट नंबर कितना आना चाहिए? 700। ठीक है। फेस वैल्यू पर शेयर मैंने लिख दिया 10 रुपीज। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होता है। सो आगे हम क्या लिखने वाले हैं? we assure you to provide best of our services feel free to ask us any query. Thanking you. Yours faithfully. We can write here for, अब यहाँ पर for मतलब हम कंपनी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो for आबा बाबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। तो यहाँ पर साइन आपको करना है जो एचडी में होगा, ऐसा करके आपको साइन शो करना है। ठीक है। और मेंशन करना है कंपनी सेक्रेटरी। ओके। तो इस तरीके से आपका ये लेटर का पार्ट कंप्लीट होता है, और फिर आप लेटर को क्या कर देंगे? इस तरीके से एंड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लेटर शो करना है। तो बाय मिस्टेक मैं ब्लू इंक से ब्लैक इंक में आ गया, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा जो पूरा पेपर है या तो ब्लू इंक से लिखना है या तो ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक लेटर कंप्लीट होता है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आई होप आपको ये पूरा लेटर कैसे लिखना है ये समझ में आया। हमने इसको अपने ओन वर्ड में लिखने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि इसके अंदर जो कंटेंट होने चाहिए वो प्रॉपर हो, जिसके ऊपर हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है। सो समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नए लेटर्स के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा। बाय बाय एवरीवन।